आज हम कक्षा 9 क्षितिज अध्याय 4 सावली सपनों की याद अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? देखिए, कौन सी घटना? जब सालिम अली छोटे थे वह अपनी एयरगन से खेल रहे थे और उनकी एयरगन से गोरैया पक्षी जो हैं वो घायल हो गया था। ये घटना थी जिससे सालिम अली का जीवन जो है वो बदल दिया और उन्होंने अपने मामा से जानकारी ली और जानकारी लेकर गोरैया के बारे में जानने का प्रयास किया। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी गए, वहाँ गोरैया के बारे में जाना, उन पक्षियों के बारे में जाना कि उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है, उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी उन्होंने जुटाई और इसके बाद उनकी रुचि जो है पक्षियों के प्रति बढ़ती गई और वे इसी घटना के कारण बहुत बड़े जो हैं पक्षी वैज्ञानिक बन गए। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा कैरियर भी इस क्षेत्र में लगा दिया। दूसरा प्रश्न, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई होगी? देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली का जिक्र किया, क्योंकि रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं के कारण बहुत सारे पक्षी जो हैं काल कवलित हो रहे थे और वहाँ का पर्यावरण भी निरंतर दूषित हो रहा था। जब इस घटना का जिक्र उन्होंने चौधरी चरण सिंह से किया तो उस समय चौधरी चरण सिंह की आंखें भी नम हो गई थी, तो उन्होंने केरल की साइलेंट वैली का जो है वो जिक्र किया है। तीसरा प्रश्न, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? देखिए, अब लॉरेंस की पत्नी थी फ्रीडा। तो एक बार कुछ लोगों ने लॉरेंस का देहांत होने के बाद लॉरेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो वो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से मिली। तब फ्रीडा लॉरेंस ने जवाब दिया कि मेरे से अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जो हैं वो मेरे पति के बारे में अधिक जानती है, क्योंकि गोरैया के साथ लॉरेंस के अंतरंग संबंध थे, यानी कि आंतरिक संबंध थे।
यानी कि गोरैया की भाषा वो समझते थे, उनकी बात को वो समझते थे, अंतरंग संबंध थे, इसलिए फ्रीडा लॉरेंस ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए। चौथे का क, वो लॉरेंस की तरह नर्सिंग जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। देखिए, लॉरेंस की तरह, लॉरेंस की तरह कौन? वो का मतलब है सालिम, प्राकृतिक जिंदगी का रूप बन गए। अब इसका आशय स्पष्ट करना है तो लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे, सालिम अली भी क्या थे? प्रकृति प्रेमी थे दोनों। उन दोनों के मन में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा जिज्ञासा थी, उनके मन में भी जिज्ञासा थी। ठीक उसी प्रकार सालिम अली ने स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया था। सालिम अली ने अपना जीवन प्रकृति के लिए, पक्षियों के लिए अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया था। और सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज व सरल था, निस्वार्थ भाव से था, और सालिम अली के जीवन में किसी प्रकार की बनावट नहीं थी। यही कारण है कि वो प्रकृति का नर्सिंग रूप बनकर जो है प्रतिरूप बन गए थे। यह है पहला। दूसरा है ख, आशय स्पष्ट करना है। चौथे का ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। देखिए, जब सालिम अली का देहांत हो गया था, सालिम अली का देहांत हो गया था, उनको कब्रिस्तान की ओर, शमशान घाट की ओर ले जाया जा रहा था, तब लेखक ने ये विचार रखे थे। क्या रखे थे? कि कोई अपने जिस्म की हरारत, जिस्म शरीर की हरारत, धड़कन, दिल की धड़कन को देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात सालिम अली की मृत्यु के बाद, अर्थात सालिम अली की मृत्यु के बाद क्या ऐसा पक्षी प्रेमी पैदा होगा? उनके कहने का तात्पर्य यह है कि क्या ऐसा पक्षी प्रेमी पैदा होगा? क्योंकि सालिम अली जो हैं मौत की गोद में, यानी कि सालिम अली जो हैं मौत को प्राप्त हो चुके हैं। अब चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम चाहकर भी उस व्यक्ति को उठा नहीं सकते हैं, हम चाहकर भी उस व्यक्ति के सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि सालिम अली ने अपने शरीर और अपनी धड़कन को, अर्थात जब तक वो जीवित थे, उन्होंने अपना सारा जीवन जो है पक्षियों के लिए लगा दिया, और उनकी मृत्यु को कोई भी व्यक्ति जो है वापस जो है नहीं लौटा उनके जीवन को वापस कोई भी नहीं लौटा सकता है, क्योंकि ये मौलिक है, मौत सबकी आनी है, सबकी निश्चित है। इसलिए लेखक ने कहा है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन भी देखकर उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात पक्षियों के बारे में सोचने वाला हमें कहाँ मिलेगा, ऐसा प्रेमी हमें कहाँ दिखाई देगा। हम अपनी धड़कन भी दे दे, सब कुछ दे दे, फिर भी वो व्यक्ति वापस जीवित नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सालिम अली ने जो सपना देखा था उसे हमें साकार करना है, हमें भी पक्षियों के प्रति ऐसी भावना रखनी है। तीसरा ग, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। देखिए,
सालिम अली प्रकृति की दुनिया में, टापू कहाँ होता है? समुद्र में होता है। तो टापू एक सीमित भूभाग में होता है और समुद्र का दायरा कहाँ होता है? असीमित होता है, अपार होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन समुद्र के अंदर जो भूभाग होता है वो सीमित दायरे में होता है। ठीक उसी तरह सालिम अली प्रकृति और पक्षियों के बारे में, ठीक उसी तरह सालिम अली जो है पक्षियों के बारे में, प्रकृति के बारे में जानकारी जुटाते थे। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और वह जानकारी जुटाने के बाद संतुष्ट नहीं होते थे, वो उनका समाधान भी ढूंढते थे और वे उनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करते थे। इन प्रकृति और पक्षियों के बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करते थे और ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर बन जाते थे। देखिए, जिस प्रकार सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू की बजाय, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू समुद्र में होता है, उसका एक सीमित दायरा होता है। समुद्र असीमित होता है, अपार होता है। ठीक उसी प्रकार सालिम अली भी प्रकृति व पक्षी की दुनिया में उनका भी असीमित दायरा था। जब तक वो किसी चीज के बारे में संतुष्ट नहीं होते थे, उसका समाधान नहीं खोजते थे, तब तक वो कार्य करते रहते थे। यही कारण है कि उनका जीवन जो है वो समुद्र की भांति था, न कि टापू की भांति था। अगला प्रश्न 5वां, प्रश्न, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषता बताना है। देखिए, इसमें मिश्रित शब्दावली का प्रयोग करना, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग, जटिल वाक्यों का प्रयोग हुआ है, प्रश्न शैली अपनाई गई है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अलंकारों का प्रयोग ये आपको नहीं करना। 5वां प्रश्न आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न 6वां प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा था? वो दुबले पतले, गले में हर समय दूरबीन रहती थी, वो प्रकृति प्रेमी थे, पक्षियों के प्रति वो चिंतित रहते थे हमेशा। वो चिंतन क्या करते थे? उनके मन में परोपकार की भावना थी, परोपकार की भावना थी। सालिम अली जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, यानी हर बात को वो जानने की इच्छा रखते थे और हमेशा वो चिंतन में रहा करते थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। 7वां प्रश्न, सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, सावले सपनों की याद, सावले सपनों की याद, ये शीर्षक जो है रहस्य से भरा हुआ है। क्या रहस्य है? किसके सपने, कौन से सपने, क्या सपने, इनका क्या औचित्य है इस संदर्भ में? तो लेखक ने ये सावले सपने पाठ का शीर्षक इसलिए रखा है क्योंकि जब सालिम
सालिम अली का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनको सालिम अली की परोपकार वाली बहुत सारी बातें जो है उनके मन में आती थी, क्योंकि सावले सपनों की याद जो होता है मनमोहन इच्छाओं का प्रतीक होता है, मनमोहन इच्छाओं का प्रतीक होता है। और लेखक सालिम अली के मन की जो सारी इच्छाएं थी वो सावले सपने अध्याय के माध्यम से हमारे सामने रखना चाहते हैं। भले ही सालिम अली नहीं रहे हैं, लेकिन सालिम अली के विचार, सालिम अली के कार्य लेखक की आंखों में बसते हैं। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक जो है सावले सपनों की याद उचित है, लेकिन रहस्य से भरा हुआ है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति में से है। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए, या तो आपको ये करना है अथवा या उद्देश्य, दोनों का आंसर लगभग मिलता जुलता है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर जो है वो मिलता जुलता है। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है, यही पाठ का उद्देश्य है। इसमें पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करें चिंता की। चिंता सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली के प्रति काफी वो चिंतित थे, क्योंकि वहां निरंतर पक्षी मर रहे थे। उस चीज को कैसे रोका जाए, इसके लिए उन्होंने उस समय चौधरी चरण सिंह से बातचीत भी की थी। लेकिन अब है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम कैसे योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्न प्रकार से योगदान दे सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। नंबर 1, जल प्रदूषण रोके, यानी जल प्रदूषण रुकना चाहिए। कोई भी दूषित पानी जो है वो नदी में मिलना नहीं चाहिए। प्लास्टिक चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करें। प्लास्टिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करें जो हमारे लिए हमारी इस धरती माता को बंजर कर देती हैं। हम पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाए, हमें लोगों में जागरूकता लानी होगी। ये जागरूकता कब आएगी? इसके लिए हमें शिक्षा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही लोगों में जागरूकता आ सकती है। और कूड़ा कचरा जो होता है हम कहीं और न फेंके, कूड़ा कचरा न फेंके, पर्यावरण की हम सुरक्षा करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें और पर्यावरण में संतुलन बना रहे, पर्यावरण में संतुलन बना रहे। जिस प्रकार देखिए जो है प्रकृति जो है एक दूसरे पर आश्रित है, उस संतुलन को हमें खराब नहीं करना है और हमें जल संग्रह अधिक से अधिक करना है। यही नहीं, हमें बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। ये सारी बातें जो है आपको लिखनी है और यही इस पाठ का जो उद्देश्य भी है, यही इस पाठ का उद्देश्य भी है और इन सारी बातों का जिक्र हमें करना चाहिए। ये है 8वें प्रश्न का आंसर। इस तरह से हमारे गद्य से संबंधित सभी अध्याय आज पूरे हो जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में
9 से संबंधित हम पद्य या व्याकरण शुरू करेंगे। धन्यवाद।